गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो कल एनवीडिया के नंबर्स आए जहां पर हमने देखा है कि 85% की रेवेन्यू ग्रोथ और जिस तरीके से कैश फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट किया है वो काबिले तारीफ है। एनवीडिया जो जीपीयू सप्लाईज करता है और एक्सक्लूडिंग चाइना, मतलब चाइना में अभी वो सेल नहीं करते हैं, जिसके बावजूद भी बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंसेस एनवीडिया के अपने नंबर्स में रही है जो रिसेंट वाला क्वार्टर गया है। और उनके डेटा सेंटर का रेवेन्यू अराउंड 75 बिलियन डॉलर्स का है। मतलब जो इंडिया का टोटल आईटी एक्सपोर्ट है वो अराउंड 200 बिलियन डॉलर्स का है। लेकिन आप एनुअलाइज रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे या एनुअलाइज रेवेन्यूज का एब्सोल्यूट नंबर आप देखोगे एनवीडिया का, वो अराउंड 320 बिलियन डॉलर्स है। मतलब लगभग एनवीडिया का जो रेवेन्यू है वो इंडिया के आईटी के जो सारा एक्सपोर्ट है 200 बिलियन का, उससे कहीं ज्यादा है। तो इससे ये समझ आता है कि ये जो एआई की रेस है वो कितनी फास्ट चल रही है। आपने देखा होगा कि एंथ्रोपिक अराउंड $45 बिलियन का एआरआर कर रहा है। ओपन एआई का नया एक आईपीओ आ रहा है एक दो महीनों में, तो वो भी अराउंड 25 बिलियन का एआरआर कर रहा है। और ये एआई की जो रेस है वो बहुत फास्ट होती चली जा रही है। एनवीडिया के नंबर से पता चलता है, पैलेंटियस के नंबर से पता चलता है। तो हमें ये समझना है कि हमारा जो पैसा है, तो वो मैं पिछले एक दो साल से कहता आ रहा हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन करो, जहां पर आपको यूएसडी का एडवांटेज भी मिल जाए और एआई की जो रैली है उसको भी आप मिस ना करो। अगर आप इंडिया में वो सारी चीजें ढूंढ रहे हो तो आपको आंसर तो उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम नेटवेब एंड ऑल दोज कंपनीज व्हिच आई डोंट थिंक दे हैव अ काइंड ऑफ अ बिग मोट इन द डेटा सेंटर्स और द प्ले ऑफ एआई। तो थोड़ा सा इस वीडियो में नंबर समझेंगे एनवीडिया से। एनवीडिया के नंबर इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जो डिपेंडेंट स्मॉल कैप कंपनीज है, जैसे मैंने इसके पहले नेबियस का बहुत बार नाम लिया था, जो डेटा सेंटर्स बनाती है, छोटी स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस उस कंपनी ने दिया। उसके बाद कोरवीव जैसी कंपनी है, पावर कैपेसिटी में जो कंपनीज काम कर सकती है। मेमोरी स्टॉक आपने देखा होगा कि कितने अच्छी तरीके से मूव हुए हैं, क्योंकि जितनी डिमांड बढ़ेगी एआई इन्फ्रेंस की, बिकॉज वी आर चेंजिंग द मॉडल फ्रॉम, पहले जनरेटिव एआई का जमाना था, अभी इन्फ्रेंस ऑफ द एआई मॉडल का जमाना है, जहां पर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हो एंथ्रोपिक के क्लाउड के ऊपर या ओपन एआई के ऊपर, तो उसके लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग कैपेसिटी चाहिए। वो कंप्यूटिंग कैपेसिटी आएगी अगर नए नए डेटा सेंटर्स बिल्ड किए जाएंगे। तो डेटा सेंटर्स बिल्ड करने के लिए पावर चाहिए, मेमोरी चाहिए, नेटवर्किंग के लेयर्स चाहिए। तो इन सारे सेगमेंट में जो काम करने वाली कंपनियां हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इस वीडियो में एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में भी बात करेंगे। वीडियोस को एंड तक देखना तो आप समझ पाओगे कि मैं कौन से ऐसे स्मॉल कैप कंपनी की बात करता हूँ जो कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में यूएस में है और जिसने पिछले 3 दिनों में कुछ 20-25% का रिटर्न दिया है। और कंपनी जो है बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन बहुत बेहतर काम करती है, सीपीयूज में है, आर्किटेक्चर बनाती है चिप्स का। तो ऐसी सारी कंपनियों को अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट के बॉक्स में लिखना, तो आई विल ब्रिंग यू द न्यू स्मॉल कैप कंपनीज इन द एआई स्पेस। तो थोड़ा बात करते हैं एनवीडिया के नंबर्स के ऊपर। तो एनवीडिया ने अराउंड 81.6 बिलियन का रेवेन्यू किया, अराउंड 85% की ग्रोथ रही है, डेटा सेंटर की ग्रोथ 75 बिलियन डॉलर्स की है, फ्री कैश फ्लो 48.5 बिलियन का है, और नेक्स्ट जो Q2 का गाइड है वो 91 बिलियन डॉलर है। और यहाँ पर फोर मतलब 4 गुना ज्यादा डिविडेंड कंपनी ने दिया है। तो लगभग आपके पास 4 एनवीडिया के शेयर है तो आपको $1 जो है वो एनवीडिया की तरफ से मिलेगा। पहले नंबर और परसेंटेज बहुत कम था, कंपनी बायबैक भी बहुत ज्यादा कर रही है अभी, बिकॉज उनके पास कैश फ्लो बहुत ज्यादा है। तो वो सही भी बनता है। कंपनी का स्टॉक हालांकि इतना नहीं चला है, बिकॉज लोगों का कहना है कि ये हार्डवेयर कंपनी है, ये जो सिक्लिकल कंपनीज होती है, एनवीडिया का फेस चला गया है। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग एक $5.6 ट्रिलियन कंपनी, एनवीडिया हैज अ वेरी वेरी गुड स्कोप टू रन फ्रॉम हियर ऑल्सो। बिकॉज वो जब तक अपने रेवेन्यूज को एक्सेलरेट कर रहे हैं तब तक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू अगर ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है एनवीडिया का, तो आई थिंक द मार्केट विल रिवॉर्ड सूनर और लेटर। आपने देखा है कि बहुत समय तक ये साइडवेज मोमेंटम में रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक रैली एनवीडिया में अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो अगर ईपीएस की बात करें तो वहां पर बीट है 5.65% का। कंपनी का ईपीएस 140% से बड़ा है। मुझे एक कंपनी बताओ इंडिया में, जैसे हम बात करते हैं इंडिया के, और आपने तो देखा है इंडिया में जिस तरीके से ये आईटी का प्रॉब्लम चल रहा है, बिकॉज हम सर्विस बेस्ड कंपनी है, एआई का इनोवेशन नहीं है।
एक कंपनी अमेरिका में $5.6 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी जिसका ईपीएस 140% से बढ़ता है, अराउंड 85% की रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर करता है, कैश फ्लो जनरेट करता है, बायबैक करता है, छोटे मोटे अमेरिका के जो एआई रिलेटेड कंपनीज है वहां पर इन्वेस्टमेंट करता है। उसका जो सीईओ है जेंसन होंग, उसकी कमेंट्री आप देखना, कॉन्कॉल का एनवीडिया का सुनना, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब वी आर जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस इन टर्म्स ऑफ इन्फरेंस ऑफ द एआई। और जिस तरीके से उन्होंने पहले एक साल पहले कहा था कि हम मार्जिन जो है वो 75% मार्जिन लेके आएंगे इस बिजनेस में, और वो लेके आए हैं। लास्ट ईयर का मार्जिन था 60%, दिस ईयर का मार्जिन है 75%। सो स्टुपेंडस ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। हाँ, हालांकि अभी है कि अमेरिका में क्या हो गया है कि सेलिब्रस करके एक नई कंपनी आ गई है, वो भी एक बड़े चिप बनाने का काम करती है। तो कंपटीशन तो आएगा, क्योंकि अब मैंने ऐसा देखा हुआ है कि जहां पर मार्जिन ज्यादा है वो कंपटीशन को अट्रैक्ट करता है, कंपटीशन बना रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप अभी यूएस सॉरी चाइना गए थे। उनका कहना था कि मतलब अगर एनवीडिया का चिप्स अगर वहां पर बेचा जाए, वेरा रॉबिन हो, इनके H100 हो, H200 हो, लेकिन वहां पर नहीं, वो अभी तक उसको सैंक्शन नहीं मिले है। तो ये जो रेवेन्यू है वो एक्सक्लूडिंग ऑफ द चाइना है, फिर भी इसकी स्टुपेंडस ग्रोथ आ रही है। तो आप देखोगे कि कंपनी की ग्रोथ किस तरफ जा रही है। मेरा कहने का मतलब है कि एनवीडिया इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनवीडिया जो है वो पूरे एआई सिस्टम का एक सेल ऑफ द ब्रेन है, मतलब ब्रेन सेल है। और इस सेल को कनेक्ट करता है सर्वर्स, और ये सारे चीजों को साथ में लाते हुए एक पावर हाउस बनता है, उसका नाम है डेटा सेंटर। मगर अब मैं पावर प्लांट की कंपैरेटिवली करूँ, तो पावर प्लांट जो है वो डेटा सेंटर्स होता है, वहां पर जो पावर जनरेटर्स जिसको माना जाता है वो है एनवीडिया जैसी कंपनी, जब वो जीपीयूज बनाती है। तो बेसिकली एनवीडिया इज वंस अगेन प्रूविंग व्हाई दे आर द नंबर वन लीडर इन द एआई स्पेस। आपने पैलेंटियस के नंबर्स भी देखे जहां पर अराउंड 70% की ग्रोथ, सॉरी 80% की ग्रोथ की है। और एलेक्स कार्प जो उनके सीईओ है, उन्होंने कहा है कि पैलेंटियर की ग्रोथ नेक्स्ट ईयर में 100% रहेगी। ऑब्वियसली एक डिस्कवर्ड नेम है तो आपको उस तरीके से अट्रैक्शन नहीं मिलेगा। $380 बिलियन की उसकी मार्केट कैप है, लेकिन comparatively nvidia and the palantirs are continuing doing well, and this is going to add the values into the small cap name for the nvidia kind of companies. बाजार बंद होने के बाद बहुत सारे ये जो ब्रोकर्स होते हैं उन्होंने अपने एक आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। सारे कंपनियों ने अपने टारगेट्स एनवीडिया के ऊपर बढ़ा दिए हैं, विच इज आई गेस अ गुड न्यूज। ओनली द बैड न्यूज अपार्ट फ्रॉम दिस इन यूएस मार्केट की, जिस तरीके से यूएस मार्केट की बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही थी, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, 30 ईयर बॉन्ड यील्ड, क्योंकि क्रूड ऊपर रह रहा था। वहां पर थोड़ा सा अभी पावेल फेड चेयर है वो चले गए हैं, नए फेड चेयर आएंगे, और ऑब्वियसली मार्केट इन्फ्लेशन की तरफ, उनके सीपीआई के नंबर आए थे, पीपीआई के नंबर आए थे, ये इन्फ्लेशन के नंबर्स है। जब कभी भी इन्फ्लेशन अमेरिका में हाई हुआ है, बॉन्ड यील्ड ऊपर जाइए, तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट नीचे आया है। तो थोड़ा सा एक डाइसी सिनारियो है स्टॉक मार्केट में अमेरिका के। मैं जस्ट अपना एक एक व्यू शेयर कर रहा हूँ अमेरिका के ऊपर। तो ऑब्वियसली अगर आप देखो तो मार्केट जो है वो कितनी अच्छी रैली 30 मार्च से अमेरिका में हुई है, और ऑब्वियसली अर्निंग ग्रोथ ने इस चीज को फ्यूल किया है। लेकिन मेरा अभी भी कहना है कि इट इज वेरी डाइसी सिचुएशन बिकॉज ऑफ द फैक्ट द बॉन्ड इज हाई, एंड वी नेवर नो कि ये जो ईरान और यूएस का जो युद्ध है उसको कब विराम मिलेगा। तब क्रूड ऑयल अगर नीचे आता है तो देन आई थिंक इट्स अ गुड गुड साइन फॉर ऑल ओवर। बट इसके पहले तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो वापस आते हैं, मैं एक स्मॉल कैप कंपनी की बात कर रहा था वीडियोस के शुरुआत में, तो इसका नाम है आर्म। तो ये आर्म करके एक छोटी स्मॉल कैप कंपनी है। मेरे स्टॉक लिस्ट में तो बहुत सारे स्मॉल कैप कंपनीज अवेलेबल है, लेकिन आई बी मोर इंटरेस्टेड दिस कंपनी। मैं इस कंपनी को आपके सामने लाना चाहूंगा। तो ये आर्म करके एक छोटी कंपनी है, अराउंड मुझे लगता है कि $135 बिलियन की ये कंपनी थी। तो अभी थोड़ी सी उसकी मार्केट कैप बड़ी है। कंपनी एक, अगर मैं टेक्निकली बताऊं तो थोड़ा सा एक बेस से बाहर आ चुकी है। कंपनी क्या करती है, कंपनी अगर मैं कंपनी की वेबसाइट पे ही आपको लेके चलूँ तो कंपनी जो है, तो ये आर्म करके कंपनी है। तो ये क्या कंपनी करती है, तो बेसिकली ये जो जीपीयूज है, जो चिप बनाने वाली कंपनीज है, एनवीडिया हो, एएमडीज हो, उनके चिप का आर्किटेक्चर बनाती है, आर्किटेक्चर डिजाइन बनाती है उस चिप का। और उस आर्किटेक्चर के डिजाइन को यूज करके एनवीडिया जो है जीपीयू यानी प्रोसेसर बनाता है, और उसके ऊपर प्रोसेस रन करता है। इसकी हेल्प से हम ये आपके जो एआई मॉडल्स है उसको ट्रेन या इन्फरेंस करने में हेल्प होती है। तो किसी भी कंपनी अगर चिप बना रही है तो उसका जो आर्किटेक्चर ऑफ द डिजाइन है वो आर्म से आता है। सबसे इंपॉर्टेंट उनका एडवांटेज है कि उनकी जो आर्किटेक्चर्स है, जिसको वो रेंटल देते हैं या जिसको वो सेल करते हैं, वो बहुत ही पावर एफिशिएंट है।
हमारे मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में अभी बहुत ज़्यादा नए-नए चिप्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें प्रोसेसर एआई इनेबल्ड प्रोसेसर चाहिए। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको एक बिल्ड किया हुआ एक आर्किटेक्चर चाहिए और जो पावर एफिशिएंट हो, मतलब कम से कम पावर इसमें यूज़ हो जाए और जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा कैपेसिटी ऑफ कंप्यूट मिल जाए, वही वो एंथ्रोपिक और चैट जीपीटी को चाहिए होती है। अगर किसी को समझना है एआई का पूरा सेंटर में एक छोटे बात में समझा देता हूँ। आप जब कभी चैट जीपीटी के ऊपर कोई डालते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये बिज़नेस केस के लिए प्रेज़ेंटेशन चाहिए, तो वहाँ पर जो एक थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक प्रोसेस होता है, वो जितने जल्दी प्रोसेस होगा, वो जो नया वर्ड आपके सामने आने वाला है, उसके लिए कंप्यूटिंग कैपेसिटी चाहिए होती है। जितनी ज़्यादा कंप्यूटिंग कैपेसिटी होगी, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ या वो बोलता है ना कि सर्चिंग फॉर द वेब, जेमिनी में आता है सर्चिंग फॉर द वेब, तो वो सारी चीज़ें प्रोसेस करके आपके सामने बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट आपके सामने जब आएगा, तो उसको बोलते हैं इन्फरेंस ऑफ द एआई मॉडल्स। पहले तो 1-2 साल पहले क्या होता था कि मॉडल्स को ट्रेन किया जाता था कि आपको कैसे आंसर देने हैं, आपको कैसे क्या करना है। अभी इन्फरेंस किया है। अभी तो वहाँ पर आंसर अवेलेबल है, लेकिन उसमें से शार्प आंसर ढूँढना उसको इन्फरेंस में आता है। तो बेसिकली अब जब चैट जीपीटी करते हो तो ऑब्वियसली उसके जो डिटेल्स आते हैं कि इस तरीके से बिजनेस केस आता है, पहले टाइप 1 आता है, टाइप 2 आप उसमें चूज कर सकते हो, आप उसमें एजेंट की तरह बात कर सकते हो। तो इन सारी चीजों के लिए कंप्यूट कैपेसिटी चाहिए। ये कंप्यूट कैपेसिटी अगर आपको चाहिए होती है, एंथ्रोपिक के लिए चाहिए, ओपन एआई के लिए चाहिए, या मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए चाहिए, जो अमेजोन का क्लाउड है या गूगल का क्लाउड है, तो उनके लिए कंप्यूट कैपेसिटी चाहिए। ये कंप्यूट की कैपेसिटी का भी रिस्ट्रेन चल रहा है, मतलब इतनी ज्यादा कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है जितनी ज़्यादा डिमांड अवेलेबल है। मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। इसीलिए वहाँ पर आपने देखा होगा कि इस कंप्यूट कैपेसिटी को जनरेट करने के लिए आपको बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स खोलने होते हैं, क्योंकि एनवीडिया जो है वो पूरे एआई का एक ब्रेन है जिसके चिप्स डेटा सेंटर्स में लगते हैं। तो एक बड़ा-सा डेटा सेंटर्स होता है, उसमें क्या होंगे, जीपीयूज़ होंगे, जीपीयूज़ को एक साथ कनेक्ट करने के लिए सर्वर्स रहेंगे, सर्वर्स को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क्स रहेंगे, तो नेटवर्किंग के प्लेयर्स है, ब्रॉडकॉम जैसे, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अगर आपको इतने सारे जीपीयूज रन कराने हैं तो बहुत सारी मेमोरी आपको चाहिए होगी, इसीलिए डीआरएम मेमोरीज है, एचबीएम मेमोरीज की डिमांड बढ़ी है, इसीलिए माइक्रोन का जो स्टॉक है वो बहुत ऊपर की तरफ भागा। सीपीयूज की भी अभी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने लगी है, क्योंकि आपको छोटे मोटे लैपटॉप है, मोबाइल टावर नेटवर्किंग की, उसके लिए बहुत ज्यादा डिमांड है। तो इन सारी चीजों के लिए डेटा सेंटर चाहिए। डेटा सेंटर कौन बनाता है? नेवियर, कोरव्यू, ये सारी कंपनी डेटा सेंटर्स बनाती है, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाती है। उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, हालांकि हाइपर स्केलर वाले कंपनी भी बना सकती है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, तो इसलिए वो सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो उनका कहना है कि नेबियस और कोरियो जैसी कंपनी वो पूरा डेटा सेंटर बनाएगी। इसमें क्या आएगा? पावर आएगा, जमीन आएगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। एनवीडिया से वो चिप खरीदेगा, फिर लगाएगा, सर्वर करेगा, नेटवर्किंग करेगा और सारी सिस्टम को रन करेगा। और वो जो डेटा सेंटर है उसमें जो कंप्यूट कैपेसिटी है वो रेंटल के तरफ से वो एंथ्रोपिक को देगी, वो ओपन एआई को देगी, एक्स एआई को देगी, जिसका यूज करके ये सारी चीजें आपके सामने 1-2 सेकंड में चैट जीपीटी हो या गूगल की जेमिनाई हो वहां पर आपको अवेलेबल होती है। तो इसमें से 2-3 कंपनीज निकल कर आती है। पहले जो जीपीयूज बनाती है, जैसे एएमडी जैसी कंपनी हो, एनवीडिया जैसी कंपनी हो, सेलेब्रस जैसी कंपनी हो, तो ये सारी कंपनियां जीपीयूज बनाती है। जीपीयूज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितना ज्यादा फास्टर आपका जीपीयू रहेगा, जितना ज्यादा कम पावर में ज्यादा हाई परफॉर्मेंस जीपीयू आपको देगा, तब आपका जो आपका जो मॉडल है वो उतना अच्छी तरीके से रन होगा, वो इन्फ्रेंस अच्छी तरीके से होगा। इसलिए अच्छे जीपीयूज की जरूरत है। वो सबसे पहला बनाता है एनवीडिया, जिसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, जिसका ट्रेनिंग इन्फ्रेंस बहुत अच्छा है, इसलिए एनवीडिया का नाम सबसे पहले आता है एआई साइकिल्स में। उसके बाद जो कंपनियां जो है वो डेटा सेंटर्स बनाती है, इसीलिए नेबियस जैसी कंपनी हो गई है, इसीलिए बहुत सारी ये जो कोरवेव जैसी कंपनी हो गई, आयरन जैसी कंपनी है। तो इन सारी कंपनियों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। फिर बाद में आती है मेमोरीज में आता है इंटेल जैसी कंपनी, माइक्रॉन जैसी कंपनी, सैंडिस जैसी कंपनी। तो वही, तो ये सारी कंपनियां लगती है। आपको इतने सारे डेटा सेंटर्स के लिए कूलिंग लगेगा, बिकॉज आपकी हीट बहुत जनरेट होगी, तो कूलिंग करने वाली जो कंपनीज है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये जो आर्म जो कंपनी है वो बेसिकली आर्किटेक्चर ऑफ द डिजाइन बनाती है। कंपनी के मैं ऊपर वापस आता, बहुत बोल दिया मैंने, लेकिन आर्म ये कंपनी देखो तो आर्म्स मार्केट शेयर ऑफ द सीपीयू कंप्यूट नाउ रिप्रेजेंट 50% अमंग द टॉप हाइपर स्केलर। तो ये कंपनी जो है वो 100 बिलियन का रेवेन्यू चाहती है 2030 तक। और ये इंपॉर्टेंट है, कस्टमर डिमांड फ्रॉम द आर्म एजीआई सीपी ऑलरेडी एक्सीडेड 2 बिलियन अक्रॉस FY 27 to FY 28 शॉर्टली आफ्टर द लॉन्च। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, स्केल अप अच्छी तरीके से करती है, कैपेक्स
ये देखो उनका जो कैपेक्स है उसको भी वो लोग अच्छी तरीके से बढ़ा रहे हैं। तो इस कंपनी को बिल्कुल डिटेल में स्टडी करना, you will understand more in the details about the company, what they do and how these companies performance were there. तो लास्ट टाइम इस कंपनी के नंबर्स बहुत सही आए थे और टेक्निकली भी चार्ट्स पे ऊपर ये कंपनी सही नजर आ रही है। सो आई थिंक इट इज अ गुड प्ले वेयर सीपीयूज की डिमांड भी बढ़ रही है, आर्किटेक्चर ऑफ द डिजाइन्स की भी बात हो रही है। जिस तरीके से एनवीडिया अगर इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके देगा तो ऑब्वियसली आर्म जैसी कंपनी को फायदा रहेगा। तो कल ही इसके रिजल्ट्स आए थे, सॉरी एनवीडिया के रिजल्ट्स आए थे, इसके बाद आर्म का जो स्टॉक है वो 14% अप है। ऑब्वियसली जब डेटा सेंटर्स के रेवेन्यू 75 बिलियन रहेंगे, टोटल रेवेन्यू ऑफ अराउंड 81 बिलियन फॉर द एनवीडिया, तो ऑब्वियसली ये सारी कंपनियों को फायदा होना ही होना है। तो अगर आपको ये जो वीडियो पसंद आते हैं, मैं जो वैल्यू एडिशन करता हूँ, तो प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन गो इन डिटेल अबाउट दिस कंपनी। आई हैव मेनी कंपनीज व्हिच आई हैव शॉर्टलिस्टेड एंड ऑल ऑफ देम आर रनिंग वेल। अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक पावर रिलेटेड एक कंपनी ली थी जो सारे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्ले करती है, उसका नाम है एफपीएस। यहाँ पर मैंने एक 9 EMA या 20 EMA के ऊपर यहाँ पर मैंने बाय किया था। कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, कंसोलिडेशन बहुत अच्छी तरीके से हुआ है और ये एक बहुत अच्छा फेज था जहाँ पर बाय किया था $41-42 के ऊपर। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट साइन दैट द कंपनी इज डूइंग। कंपनी क्या करती है, आपका जो पावर है, इतने सारे डेटा सेंटर्स आपको बनेंगे तो ऑब्वियसली यू नीड लॉट मोर पावर सोल्यूशन। और ये कंपनी जो है इनके पास बहुत ज़्यादा पावर का बैकलॉग है जो डेटा सेंटर्स से आता है, पावर प्रोड्यूस करती है। तो ये कंपनी को आप बिल्कुल डिटेल में देख सकते हो, समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो बिफोर यू बाय। देयर इज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन in this video, but you can go and detail and study. So there are so many companies which I'll be more interested around. These are the names which I have. There's so many names available at this moment in time. So you know what I see in the US, I think it's the greatest buy at this moment in time. अगर मैंने एक स्टॉक इसके पहले मैंने बहुत बार इसका नाम लिया है जिसका नाम है रॉकेट लैब। ये इसके नंबर्स नतीजे आए थे और कंपनी ने क्या स्टुपेंडस परफॉर्मेंसेस किया है। बेसिकली ये रॉकेट लॉन्चिंग प्रोग्राम करती है स्पेस में। जैसे ही स्पेस एक्स का आईपीओ आ रहा है 12 जून को, तो मेरे दो नाम है जो स्पेस इकोनॉमी से रिलेटेड है, एक है रॉकेट लैब, दूसरा है एएसटीएस। आप स्टॉक के परफॉर्मेंसेस देखो। यहाँ पर मैंने फिर ये 200 EMA की तरफ मैंने खरीदा था एएसटीएस को। यहाँ पर जब ये सेलर को निकालने की कोशिश की जा रही थी 65-67 के लेवल के ऊपर, तो बहुत ही अच्छी एक कंपनी है जिसको आप देख सकते हो। रॉकेट लैब तो मेरा फेवरेट है, मतलब मेरी जो बाइंग है अराउंड 60 के लेवल के ऊपर है, अभी 120 डबल हुआ है स्टॉक। सो देर आर सो मेनी कंपनीज विच आई एम वेरी वेरी बुलिश अबाउट। देर इज वन कंपनी AMPG, इफ आई जस्ट वांट टू, तो ये $3 के ऊपर कुछ मैंने खरीदा था। नाउ द कंपनी इज एट द $5 अराउंड। स्मॉल कैप कंपनी है, रिस्की कंपनी है, $2 बिलियन का, बहुत $200 मिलियन का सिर्फ मार्केट कैप की कंपनी है, तो बहुत ही छोटी कंपनी है, वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। आप देखो नोकिया जैसी कंपनी है, कितना अच्छा चार्ट है इसका। पहले क्या होता था, नोकिया करके एक मोबाइल कंपनी होती थी, लेकिन अभी नेटवर्किंग में बहुत ज्यादा ये काम करती है। बिकॉज इस कंपनी की अगर देखूं, नेटवर्किंग की डिमांड बहुत बढ़ती चली जा रही है और ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भी काम करने लगी है। तो ऐसा नहीं है कि पहले जो कंपनियां मोबाइल बेचती थी अभी वो वही करने लगी है ना, एवरीथिंग हैज बीन चेंजिंग इन द वर्ल्ड। सो यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ, बाय दो स्टॉक। जैसे ही यूएसडी आईएनआर का इक्वेशन खराब हो रहा है, सो आई बिलीव that this is the right space to have some allocation to the US stock so that you will benefit yourself on the USD INR, which is USD is appreciating and INR is depreciating. So thank you very much guys for listening me, and मिलते हैं next video में. Thank you very much.